तो स्टूडेंट्स, यदि आप हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो 27 फरवरी को आप सभी लोगों का हिंदी विषय का पेपर है, जैसा कि आप सभी को पता है। और हिंदी विषय की कॉपी आपको कैसे लिखनी है कि आप बढ़िया से बढ़िया अंक प्राप्त कर सके। देखिए, हिंदी विषय का जो पेपर होता है वो हर एक विद्यार्थी के लिए आसान होता है, लेकिन देखिए बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं, कॉपी लिखते वक्त बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, जिस वजह से उनको जो है कम मार्क्स मिलते हैं। बाद में कहते हैं कि पेपर तो मेरा बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन नंबर हमको पता नहीं क्यों कम मिले। तो देखिए, यहाँ पर इस क्लास में आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं कि आपको क्लास 12 हिंदी विषय की जो कॉपी है वो कैसे लिखनी है, जिससे बोर्ड एग्जाम 2026 में आप सभी लोगों को मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें। ठीक है, क्योंकि तरीका आना आप सभी लोगों को बहुत जरूरी है। पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बहुत सारी गलतियां आप सभी से होती हैं, वो गलतियां आप यहां पर जान जाएंगे। आगे पेपर में जो 27 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है वो गलतियां आप नहीं करेंगे, निश्चित रूप से आप गलतियां नहीं करेंगे। आप देख लीजिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने सामान्य हिंदी विषय का पेपर भी आप सभी लोगों के समक्ष ले रखा है। और सबसे पहले देखो, हिंदी विषय की कॉपी अगर आप लिखने जा रहे हैं, अभी 27 फरवरी को आप पेपर देंगे, धैर्य से मेरी बात को समझिएगा। तो जो हिंदी विषय का पेपर, सबसे पहले उसको आप समझिए कि कैसे प्रश्न आते हैं और किस प्रश्न पर हम कितना समय देंगे, क्योंकि भाई आपके पास एक सीमित समय होता है। उस सीमित समय में आपको बहुत अच्छा से अच्छा जो है लिखना होता है, जिस तभी तो आपको नंबर मिलेंगे। और हिंदी विषय में राइटिंग का विशेष महत्व होता है, सभी को पता होना चाहिए। तो राइटिंग के साथ साथ अगर राइटिंग आपकी थोड़ा कम भी सही है तो लिखने का तरीका तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, जैसे सामान्य हिंदी विषय का मैंने पेपर ले रखा है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो 10 क्वेश्चन है वो आते हैं गद्य और पद्य के। ठीक है, जिनका उत्तर आपको कैसे देना, मैं आपको कॉपी दिखाता हूँ। देखिए, अगर आपको इनका उत्तर देना तो देखिए, इस विद्यार्थी की कॉपी आप देख सकते हैं, मैंने आप सभी लोगों के सामने ली हुई है और ये कॉपी चेक है, एकदम रियल कॉपी है। आप देख सकते हैं कि 96+1, बाद में एक नंबर इसको बढ़ाया गया और 97 टोटल नंबर इनको प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर विद्यार्थी ने पहले खंड का डाला, फिर प्रश्नोत्तर संख्या जो है वो डाली, का खा गा इनको काले पेन से लिखा और जो का पार्ट सही है उसको लिखा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 प्रश्न के उत्तर उन्होंने क्रम से दे डाले, एक एक लाइन भी बीच में छोड़ी, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, राइटिंग भी विद्यार्थी की ठीक है, लेकिन अगर आपके कम भी राइटिंग ठीक है, तब भी अगर आप इस तरीके को अपनाते हैं तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो पेपर में सबसे पहला प्रश्न ये होता है, और फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन आप सभी को पता है, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। प्रश्नोत्तर संख्या 2, प्रश्न संख्या जो 2 होते हैं, पद्य साहित्य के इतिहास, गद्य साहित्य के इतिहास। तो यहाँ पर 5-5 प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर आप सभी लोगों को ऐसे देना है। बात समझ में आ गई? गलतियां मत कीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, पूरा प्रश्न उत्तर आंसर नंबर 2 का खा पाड़ ठीक ऐसे आप लिखेंगे तो पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उसको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। देखिए, जो अगला प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर आप सभी लोग देखिए क्या गलतियां करते हैं। गद्यांश आपके 2 होते हैं, अथवा में होता है, इन दोनों में से कोई एक गद्यांश करना होता है। अब देखिए, इसके लिए आपको पूरे मार्क्स लाने के लिए आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि गद्यांश किस चैप्टर से है, इसके लेखक कौन है। अगर ये आप सभी लोगों को आता है तो यहाँ पर देखिए कैसे आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है, समझ लीजिए। देखिए, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है, तो यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। आप सभी को पता है 10 मार्क्स आपको मिलने होते हैं। अब आपको बहुत ज्यादा इसमें समय नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको देना रहता है मात्र 3 घंटे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कॉपी आपके सामने प्रश्न संख्या 3 का उत्तर दिया गया है। सबसे पहले जो आपका गद्यांश वो आपको यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने डॉट डॉट करके पहले के शब्द और उसके बाद लास्ट में शब्द लिख दिए हैं। इससे पता चला है कि हमने ऊपर वाला जो है गद्यांश लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी त्रुटि आप मान सकते हैं, धरती माता की, जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है तो इसको काले पेन से लिख देते तो ज्यादा बेटर था। ठीक है, इससे पता चलता है कि हमने प्रश्न लिखा है। फिर अब उत्तर नंबर 1 लिखा। उत्तर नंबर 1 जैसे प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न पूछा था कि पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, तो आपको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन नहीं करना है। आपको उत्तर नंबर 1 डाल करके शीर्षक का नाम और लेखक का नाम आराम से लिख देना है, चुपचाप बढ़िया अच्छी राइटिंग में देखिए। और शीर्षक और लेखक को इन्होंने काले से कर दिया, हाईलाइट भी हो गया। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। उत्तर नंबर 2 देखिए, इन्होंने इसी के साथ बढ़िया दे दिया, धरती माता की कोख में अमूल निधियां भरी पड़ी है। प्रश्न था, धरती माता की कोख में क्या भरा पड़ा है। इन्होंने बिल्कुल जैसे प्रश्न पूछ रहा था वैसे उत्तर देना है। अब पता लगे आप वहां से शीर्षक इधर से देख करके और पूरा पता लगे छाप दें तो आपको नंबर नहीं मिलते हैं। मतलब आपको क्या करना, सटीक और सही उत्तर देना है। बात समझ में आ गई? उत्तर नंबर 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न क्या था कि धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं। अब इन्होंने देखो बढ़िया कितना सटीक उत्तर दिया है, धरती माता की कोख में अमूल निधियां भरी होने के कारण धरती को वसुंधरा कहा गया है। आपको एक चीज और बता दें, आप लोगों के मन में अगर ऐसा प्रश्न चल रहा हो कि सर जी ने तो कॉपी लिख करके उसके बाद आराम से चेक करके दिखा दी, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपके सामने देखिए रोल नंबर भी पड़ा हुआ है और ये विद्यार्थी अभी पेपर देने जा रहा है बोर्ड एग्जाम 2026 में। ठीक है, इसकी हर एक विषय की कॉपी बहुत ही अच्छी लिखी हुई है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हर बच्चे ऐसे कॉपी लिखे और ये जिस बच्चे की कॉपी है इसको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले, क्योंकि ये वास्तविक रूप से इसकी मेहनत है। और ये मेहनत मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं कि आप लोग भी ऐसा करके
बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। ठीक है, अब देखिए पांचों प्रश्नों का उत्तर कितना बढ़िया अच्छे से दिया। उसके बाद अब ये हो गया। इसके बाद यहां पर आगे आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर संख्या देखिए 4 लिखी हुई। अब यहां पर आप सभी लोगों के साथ देख सकते हो कि जो प्रश्न उत्तर संख्या 4 होती है, इसमें आप सभी लोगों को एक पद्यांश लिखना होता है। क्या लिखना होता है भाई? पद्यांश। अब पद्यांश में भी 5 प्रश्न होते हैं। यहां पर आप लोगों को हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ आपके पास प्रश्न होता है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसा प्रश्न पूछता है ना। आप देखिए पद्यांश को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और मैंने कहा कि उसी पद्यांश को लेना है जिस पद्यांश को आपको पता हो कि किस चैप्टर से लिया गया है, इसके कवि कौन है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और 5 प्रश्नों का उत्तर ही तो देना है आपको। और कैसे देना है आपको? बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन नहीं करना है। आपको जितना प्रश्न पूछा जाए उतना उत्तर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास पेपर में बहुत सारे प्रश्न है आपको सॉल्व करने के लिए। आप पूरा समय अगर यही पर लगा देंगे तो आगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया, बिल्कुल वैसे ही है। मैंने कहा ना इसको आप काले पेन से लिख देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। इनकी जो भी गलतियां होंगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, उनको आप सही कर लीजिएगा। और ये जो विद्यार्थी की कॉपी है वो भी देख रहा होगा, वो भी सही कर लेगा। ठीक, मैंने उसको बता रखा है। अब उत्तर संख्या एक नोट डाला, बढ़िया शीर्षक का नाम, कवि के नाम, देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही आप लिखिएगा। देखिए जितना प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर, जैसे अगर हम बात करें, इन्होंने पूछा है इन्होंने नील परिधान वाला लिखा है। और नील परिधान वाला कहां पर है भाई? ये देखिए आपका। ठीक है, नील परिधान वाला लिखा है। ठीक, और इसका देखिए पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पाठ के शीर्षक और कवि के नाम, कविता के में किसके रूप का वर्णन है। तो देखो इन्होंने बढ़िया कितना सटीक लिखा हुआ है। शीर्षक का नाम, कवि के नाम, और कविता में श्रद्धा नायिका के रूप का सौंदर्य का वर्णन किया गया है। बढ़िया से अच्छी सी कॉपी लिखी हुई कि नहीं लिखी हुई। उसके बाद यहाँ पर देखिए इन्होंने 5 प्रश्नों का उत्तर दिया। आप देखिए यहाँ पर लास्ट में अगर देखा जाए तो उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार ये पूछा जाता है। रेखांकित अंश की व्याख्या, ये बहुत मायने रखता है। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपको बढ़िया सटीक और शुद्ध लिखना है। जैसे मतलब आपको जो आता है, बहुत ज्यादा पता लगे, बहुत लोग क्या करते हैं व्याख्या जब आती है, भाई ये भी तो 2 नंबर का है, व्याख्या आती है तो पूरा पूरा पेज लिख देते हैं और पूरा समय इसी में बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अलंकार पूछा गया, अलंकार लिख दिया, रूपकता उत्प्रेक्षा। ठीक, अब देखिए आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे है जीवनी, आपको कैसे लिखनी है। भाई जीवनी आती नहीं है, अब साहित्यिक परिचय आता है, सभी को पता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। और साफ साफ आपके सामने यहाँ लिखा रहता है कि अधिकतम शब्द सीमा 80। ठीक है, देखिए 80 शब्द सीमा में लिखना एक चैलेंज का कार्य होता है, मैं समझता हूं, लेकिन आप लोगों को कैसे लिखना है मैं आप लोगों को यहाँ पर देखो दिखाता हूं। इस विद्यार्थी ने लिखा और मैं अपनी भी बात यहाँ पर आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग क्या कीजिएगा। देखिए आप किसी भी लेखक का अगर आपको साहित्यिक परिचय देना, किसी भी लेखक का आपको साहित्यिक परिचय देना, तो जाहिर सी बात है जीवन संक्षिप्त जीवन परिचय देना जरूरी होता है, जबकि जीवन परिचय अब नहीं पूछा जाता है। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का इसने डाल दिया बढ़िया अच्छे से, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसका भी जीवन परिचय लिखना है। संक्षिप्त जीवन परिचय को आप एक बॉक्स में करके लिख सकते हैं। जन्म स्थान, जन्म, पिता का नाम, माता का नाम, उपाधि, सम्मानित है ना, ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। कब मृत्यु हुई, 2-4-5 चीजें आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। हालांकि प्रश्न में अगर देखा जाए तो प्रश्न ये साफ साफ कहता है कि आप अधिकतम शब्द सीमा 80 लीजिए। और यहाँ पर जो आपका अंक का विभाजन होता है आप देख सकते हैं 3+2। 3+2 का मतलब आप लोग समझते हैं, 3+2 का मतलब आप सभी लोग यहाँ पर जो भी साहित्यिक परिचय लिखेंगे 3 नंबर उसके मिलेंगे, और उसके बाद जो भी कृतियों पर प्रकाश डालेंगे 2 नंबर आपको उसके मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको लिख देना है साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय यहां पर देखिए गलत लिखा हुआ है, आपको डाल देना है साहित्यिक परिचय। क्या डालना है? साहित्यिक परिचय, क्योंकि साहित्यिक परिचय आपसे प्रश्न में पूछा गया है। ये आपको संक्षिप्त जो है जीवन परिचय डाल देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साहित्यिक परिचय आपको पूरा लिखते जाना है 80 शब्दों में। उसके बाद प्रमुख रचनाएं, ठीक, प्रमुख रचनाएं आपको जो आती है कम से कम 3-4-5 जरूर याद रखिएगा, अच्छे से लिख दीजिएगा। और आप लोगों के लिए और बेटर भी साबित हो सकता है। देखिए ये और भी बेहतर आप कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर लिखा गया अनामदास का पोथा, ये इनकी कौन सी कथा थी, जीवन मतलब जो है आत्मकथा थी कि नाटक था कि एकांकी थी। अगर इस चीज को भी आप साथ में यहाँ पर काले पेन से लिख करके उसके बाद अगर लिखे जो है कृतियां तो बहुत ही बेटर रहेगा। बाकी 80 शब्द सीमा में इतना ही लिखना आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपका होता है भाई कवि का, तो कवि को भी आप ऐसे ही यहाँ पर देखिए इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन कवि को भी आप ऐसे जीवन परिचय संक्षिप्त लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है क्या कर सकते हैं भाई, उनका जो है साहित्यिक परिचय आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, और जहां पर जो चीजें हाईलाइट करने वाली है, यहाँ पर कॉपी दिखाने का क्या मतलब है, जो चीजें हाईलाइट करने वाली उनको देखो इन्होंने काले पेन से हाईलाइट भी किया है कि अगर शिक्षक कॉपी देखे चेक करने के वक्त तो इसी चीज को देख करके वो पूरे मार्क्स दे दे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रमुख रचनाएं भी बढ़िया इन्होंने लिख दिए। अब हमने क्या कहा कि इनका ये क्या है, यामा क्या है, संत गीत क्या है, अगर आप ये भी लिख देते हैं तो बहुत ही बेटर हो जाता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गलती नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 6 इन्होंने बाद में लिखा, अभी मैं दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी अपने जनपद के हिसाब से जो स्वपठित खंड काव्य है उसी का उत्तर देना है। अक्सर सारांश पूछा जाता है। और ये भी देखिए अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। ठीक, अब मेरी बात को समझिए, जितना आप सभी लोगों ने जीवन परिचय में जगह ली है उतना ही आप जगह यहाँ पर भी लीजिएगा। पता लगे इसको आप क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे हर्षवर्धन के चित्र लिखा, देखो बढ़िया हेडिंग डाल लिखा कि नहीं लिखा, ये देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इनको देखिए कोटेशन, इन्होंने कोटेशन डाल के बढ़िया लिखे हैं। और कोटेशन बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। अब इन्होंने कोटेशन डाला, ये जो कॉपी चेक करेगा उस क्या प्रभाव पड़ेगा सोचिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग बढ़िया डाल करके इन्होंने लिखा, ये बहुत बेटर होता है। उसके बाद देखिए इन्होंने लिखा है क्वेश्चन नंबर प्रश्नोत्तर संख्या 8। प्रश्नोत्तर संख्या 8 में आप सभी लोगों को पता है कि संस्कृत का गद्यांश होता है जिसमें आप सभी लोगों को ससंदर्भ से हिंदी में अनुवाद करना होता है। और आप सभी को पता है ससंदर्भ के आपको 2 नंबर मिलते हैं और अनुवाद के आपको 5 नंबर मिलते हैं। अनुवाद को बहुत ज्यादा बढ़ाना चढ़ाना नहीं, कोई व्याख्या नहीं करनी होती है, अनुवाद करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो था, हमने कहा आपका जो भी गद्यांश है पद्यांश है उसको आपको शॉर्टकट में लिखना ही लिखना होता है। प्रयास कीजिएगा आप काले पेन से लिखिएगा। उसके बाद ससंदर्भ यहाँ पर आप देख सकते हैं, संदर्भ इन्होंने लिख दिया है, ठीक, किस चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद अनुवाद इन्होंने बहुत अच्छे से कर दिया है। ठीक, जितना अनुवाद है उतना लिखिए, फालतू बढ़ा चढ़ा करके मत लिखिए क्योंकि आपको बहुत लिखना, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक, उसके बाद तो क्या होता है भाई, इसमें जो है श्लोक वगैरह एक आता है, जैसे श्लोक वाले चैप्टर आपके एकदम निश्चित ही है। जातक कथा से भी कभी कभी आ जाता है, और नहीं तो ये क्या कहते हैं, अरे याद नहीं आ रहा है, बार बार सुभाषित रत्नानी है ना, उस चैप्टर से एक श्लोक आता ही आता है। तो हमारे समझ से अभी मैं आपको क्लास भी दूंगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर वो आपको लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, संदर्भ लिख देना है। संदर्भ लिखने के बाद अनुवाद देखिए। अब भले ही छोटा अनुवाद है तो आप ये मत सोचिए कि ये छोटा है तो हमको पूरे नंबर है, आप एकदम स्पष्ट लिखिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, सटीक और सही उत्तर दीजिए। अब यही तो होता है, कहीं पर थोड़ा कम लिखना होता है, कहीं पर थोड़ा ज्यादा लिखना होता है। ठीक है, तभी तो आपको पूरा समय दिया जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 9। अब प्रश्नोत्तर संख्या 9 आप यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित मुहावरों का एक का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करना है। देखिए इन्होंने खून खोलना लिख दिया एक, उसके बाद अर्थ लिख दिया, वाक्य में प्रयोग कर दिया। क्या मतलब है, फालतू चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं, अर्थ वाक्य प्रयोग काले पेन से लिख दिया जिससे ये थोड़ा हाईलाइट हो जाए। यहाँ पर आगे अगर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 10, प्रश्नोत्तर संख्या 10 जो होती है आपठित गद्यांश होता है। आपठित गद्यांश में आप देख सकते हैं 5 नंबर का प्रश्न होता है, 1 नंबर का 1 होता है और 2 नंबर के 2 होते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रश्नों का उत्तर इनको देना था, तो तीनों प्रश्नों का उत्तर इन्होंने देखिए बढ़िया अच्छे से दे रखा है। इसमें भी उन्होंने क्या कर दिया, वो लिख दिया जो आपका गद्यांश है। उसके बाद उत्तर पहले प्रश्न का, दूसरे प्रश्न का, और ये आप देख सकते हैं एकदम सटीक उत्तर तीसरे प्रश्न का भी दे रखा है। प्रश्नोत्तर संख्या 11 में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या जो 11 है इसमें क्या है, आपको कैसे लिखना है, निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। शब्द अर्थों का सही चयन करके लिखना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग, इन्होंने ये वाला लिया है मनोज और मनोज्ञ। ठीक है, तो अब देखिए पहले का इन्होंने बा लिख दिया उत्तर, लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज कहूंगा कि आप सभी लोग जो भी लिख रहे हैं ये थोड़ा सही कर लीजिएगा। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से सही का अर्थ चयन करके लिखिए। तो आप यहाँ पर मनोज और मनोज्ञ भी लिख देते तो उसके बाद इसका उत्तर लिखते तो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, ये चीज आप थोड़ा सही कर लीजिए। उसके बाद स्वर्ण और सवर्ण इसे इन्होंने लिखा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको आप लिख देते ऊपर, किसका उत्तर कौन सा है वो आप जरूर लिख दें। यहाँ पर काले पेन से लिख देंगे थोड़ा सा अच्छा रहेगा। उसके बाद आगे देख निम्नलिखित शब्दों में किसी ही एक शब्द के 2 अर्थ सही अर्थ लिखिए। ठीक है, आप देखिए इन्होंने जिस शब्द के सही अर्थ लिखे देखो उसको काले से लिख दिया, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पर काले से मधु के देखिए 2 शब्द के अर्थ लिख दिया, 3 लिख दिया, बहुत बेटर हो गया। ठीक है, लेकिन कम से कम जिसका उत्तर दे रहे उसको आप काले पेन से ऊपर जरूर लिख दीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रश्न लिखना है कि आप सोच लो प्रश्न नहीं लिखना है, लेकिन अब आप इसका अर्थ लिख रहे हैं तो कम से कम इसको जरूर लिख दीजिए ऊपर। प्रश्न उत्तर संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 में आपसे क्या पूछा जाता है, प्रश्न उत्तर संख्या 11 ही है लेकिन इसका कौन सा पार्ट है, गा पार्ट है। गा पार्ट में क्या पूछा जाता है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे कोई, जिसका कोई रक्षक ना हो, तो आप ये जरूर लिखिए जिसका कोई रक्षक ना हो। उसके बाद अनाथ, इसका प्रभाव दूसरा पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। जैसे दूसरा है जो नष्ट होने वाला हो, तो नष्ट होने वाला का नश्वर लिखा है तो नश्वर आप वो भी लिख दीजिए जो नष्ट होने वाला है। इसी तरीके से 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होता है, देखिए बढ़िया अच्छे से। तो इसमें क्या करना है, वाक्य को भी लिखिए, उसके बाद उसका जैसे शुद्ध करके लिख रहे हो तो शुद्ध वाक्य लिख करके उसको लिख दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। भाई आपने किस वाक्य को शुद्ध किया उसको भी लिखेंगे तो ज्यादा प्रभाव इसका पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें प्रश्नोत्तर संख्या 12, इसमें देखिए एक आता है रस, एक आता है अलंकार, एक आता है छंद। आप सभी को पता है दोहा या छंद, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे से करोड़ रस हेडिंग डाल दिया, करोड़ रस उदाहरण बढ़िया लिख दिया। उसके बाद दूसरा उपमा अलंकार, देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से सटीक शब्दों में लिखे। 2 नंबर का 2 नंबर कितना लिखिए, अब पता लगे पूरा भौकाल मचाया तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे इन्होंने दोहा के देखो यहाँ पर नहीं लिख पाए हैं, लक्षण लिख डाले हैं, उसके बाद उदाहरण। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं
उन्होंने आगे जो आता है वो आपका आता है अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु बैंक अधिकारी को पत्र। अब इसका देखिए आप सभी लोगों को अगर इसका जो है पूरा ये पता होगा कि कैसे पत्र लिखा जाता है तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर देखिए आता है निबंध लेखन। अब निबंध लेखन आप देख लीजिए, इसका देखिए हर एक विद्यार्थी, और निबंध लेखन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 2+7, इसका मतलब आप समझते हैं 2+7 का मतलब है जो आप रूपरेखा बना रहे हैं वो आपकी कितनी अच्छी है, वो मायने रखती है। रूपरेखा आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए। 2 नंबर तो रूपरेखा के ही मिलते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आगे जो प्रस्तावना लिखते हैं कोटेशन डाल करके, जो भी आप कोटेशन अगर आप लिख पाए तो कोटेशन डाल करके, हेडिंग डाल करके आप अच्छी हेडिंग लिखिए। अब यहाँ पर इस कॉपी को देखने से पता चल रहा है कि आगे इन्होंने समय थोड़ा ज्यादा दे दिया, इसीलिए लास्ट में इनको थोड़ा सा तेज देख लिखना पड़ा है। राइटिंग से पता चला कि नहीं पता चला, तो मैंने पहले ही कह दिया कि समय का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए इनको पंचलाइट का उद्देश्य लिखना था, लास्ट में इन्होंने देखो कितना तेजी के साथ लिखा कि नहीं लिखा। राइटिंग इनकी अच्छी है और सब कुछ बढ़िया है। बस इसीलिए मैं हर एक विद्यार्थी से कहूंगा कि आप सभी लोग क्या करें भाई, हर एक प्रश्न के लिए अपना समय डिसाइड कर लें, किस प्रश्न को कितना समय देना है। लास्ट में 15 मिनट का समय आप जरूर बचाइए, क्योंकि 15 मिनट के समय में आप सभी लोगों को क्या करना रहता है, इस कॉपी को सजा सकते हैं। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाला, इसी के नीचे 2 लाइनें खींच सकते हैं, उत्तर जहां समाप्त हो जाए वहां पर लाइनें खींच सकते हैं, इससे काफी दिखने में अच्छी लगेगी, ठीक है। तो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, आप लोगों को कई बार बताया है, इसलिए जो प्रभाव आप डाले पहले वो सबसे अच्छा दिखे, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी ये भी कहते हैं कि सर जो हमको पहले आता पहले वो कर ले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सीरियल से लिखते हैं तो उसकी झलक अलग ही होती है, ठीक है। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में हिंदी की क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।